साइंस, टेक्नोलॉजी और ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में हर देश खुद को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने की रेस में शामिल है। लेकिन किसी भी मुल्क की तरक्की का हकीकी पैमाना होता है उस देश में ख्वातीन का मुकाम। समाजी, माशी और सियासी तौर पर ख्वातीन कितनी बाइख्तियार हैं, इसके जरिए ही यह तय किया जा सकता है कि कोई समाज कितना मुहज्जब है। भारत में कदीम जमाने से ही ख्वातीन को इख्तियारात हासिल रहे, जिसका जिक्र वेदों में भी मिलता है। अंग्रेजों की गुलामी के बाद एक रोशन सुबह नमूदार हुई। मुल्क आजाद हुआ, अपना मुल्क, अपनी सियासत, अपनी हुकूमत कायम हुई। लेकिन फिर भी भारतीय समाज और सियासत में ख्वातीन अपना मुकाम तलाश करती रहीं। आज भी मुल्क के तकरीबन 95 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स में आधी ख्वातीन हैं, लेकिन पार्लियामेंट में उनकी नुमाइंदगी तकरीबन 15% और रियासती असम्बलियों में 10% के करीब है। 90 की दहाई में विमेन रिजर्वेशन के लिए कोशिशों का आगाज होता है। 1996 में देवेगौड़ा हुकूमत ने 81वीं तरमीम के साथ ख्वातीन रिजर्वेशन बिल पेश किया, लेकिन मुखालफत की वजह से उसे मंजूर नहीं किया जा सका। 1997 में साबिक वजीर आजम आई.के. गुजराल ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर विमेन रिजर्वेशन पर सभी को राजी करने की कोशिश की, मगर इस पर इत्तेफाक नहीं हो सका। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी के दौरे हुकूमत में दो बार 12 जुलाई 1998 और 7 मार्च 2003 को विमेन रिजर्वेशन को यकीनी बनाने की कोशिश की गई, लेकिन दोनों बार कामयाबी नहीं मिल सकी। 2008 में यूपीए हुकूमत को भी इस सिलसिले में नाकामी ही मिली। बीजेपी ने 2014 और 2019 के दोनों मैनिफेस्टो में विमेन रिजर्वेशन की बात कही और बिलाखिर तारीखी नारी शक्ति वंदन कानून 20 सितंबर 2023 को लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा से भी मंजूर हो गया। क्या है ये कानून और कैसे ये मुल्क की तरक्की में अहम रोल अदा करेगा, देखेंगे आज की इस खास पेशकश में। नाज़रीन आदाब, अपना मुल्क अपना आइन, शक्ति संविधान की आज की इस खास पेशकश में बात करेंगे मुल्क की आधी आबादी की। जी हाँ, हमारे मुल्क के 95 करोड़ वोटर्स में आधी तादाद ख्वातीन की है और मुल्क की तरक्की में भी महिलाओं ने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना रोल निभाया है। लेकिन हमेशा ये सवाल उठता रहा है कि आखिर डिसीजन मेकिंग में उनका सही और मुनासिब नुमाइंदगी क्यों नहीं। हुकूमती सतह पर कई बार कोशिशें की गई कि विमेन रिजर्वेशन बिल को पास किया जाए, लेकिन हर बार नाकामी हासिल हुई। लेकिन 20 सितंबर को वो रोशन सुबह भी नमूदार हुई कि जब लोकसभा से नारी शक्ति वंदन अधिनियम मंजूर कर लिया गया और अगले ही दिन राज्यसभा से भी अक्सरियत के साथ उस बिल को पास कर लिया गया। मुल्क की ख्वातीन का एक ख्वाब हकीकत में बदला। ख्वातीन ने हुकूमत और देश की संसद की तारीफ की। आज की इस पेशकश में हम बात करेंगे नारी शक्ति वंदन अधिनियम की ज़रूरत और मुल्क की तरक्की में इसकी अहमियत की। इस अहम मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं दो खास मेहमान। हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट की मारूफ वकील मोहतरमा अंजलि चौहान साहिबा और हमारी दूसरी खास मेहमान हैं दिल्ली प्रदेश महिला मोर्चा की वाइस प्रेसिडेंट रूबी यादव साहिबा। आप दोनों के अलावा हमारे साथ स्टूडेंट भी मौजूद हैं जिनके सवालों को आज की इस पेशकश में हम शामिल करेंगे। मेरा सबसे पहला सवाल अंजलि जी से है। आप पेशे से वकील हैं, एक लंबे अरसे से बात होती रही कि ख्वातीन के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए। आखिर कितना अहम मुद्दा था देश की महिलाओं के लिए और कितनी बड़ी इसको आप कामयाबी मानती हैं देश के विकास में? 96 से लेकर अभी तक ये होता रहा कि अब पारित होगा, कभी लोकसभा में कभी राज्यसभा में। अब फिलहाल में ये हमें उन्नति मिली और ये हमारे लिए बहुत बड़ी और बहुत खुशी की खबर है कि ये पारित हो रहा है। जो लॉयर्स हैं आपके ताल्लुक़ में, जो ख्वातीन महिलाएं जितनी भी आपके साथ वकालत करती हैं, उनका क्या कहना है कि अगर हम डिसीजन मेकिंग की बात करें तो वहाँ पर जब हम रिजर्वेशन की बात जो पहले से उठ रही है, तकरीबन 3 दशक हो गए इस मामले को, लेकिन ये हल नहीं हो सका। अगर डिसीजन मेकिंग में ख्वातीन का रोल हम निश्चित कर देंगे तो कितना फ़ायदा होगा देश के लिए? आपको ये पता है कि क्या कहते हैं, लोकसभा में 545 में से हमें सिर्फ 81 सीट्स मिल रही थी, अब ये बढ़कर 181 हो गई हैं। तो जहाँ पर लॉयर्स की बात की जाए तो उनके लिए तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि कानून की नॉलेज होने वाले और जब पॉलिटिक्स में आते तो और अच्छी बात होती है। रूबी जी, भाजपा की अगर हम बात करें, आप भाजपा से हैं और भाजपा के दौरे इख्तिदार के अंदर ये तारीखी कानून पास हुआ, लेकिन इससे पहले भाजपा की ही सरकार थी।
अटल बिहारी वाजपेयी ने 2 मरतबा कोशिश की। उस सरकार में भी कोशिश की गई और इस सरकार में भी कोशिश की गई। कितनी कामयाबी मानती हैं इस सरकार की, और पिछली सरकार में अगर नहीं हो पाया तो उसका क्या रीज़न रहा? सबसे पहली बात तो ये है कि 2 दफ़ा नहीं 3 दफ़ा भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया, 1998 में, 99 में और 2003 में। माननीय प्रधानमंत्री जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस बिल को पेश किया तो उस समय पर लोकसभा में इतनी अधिक तादाद नहीं थी कि जिस तरीके से हम इस बिल को पारित करा सके। और आज क्योंकि ये अमृतकाल जब चल रहा है तो माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार एक ही बात का आह्वान कर रहे हैं कि जब हम अपने देश का स्वर्ण शताब्दी वर्ष मना रहे होंगे तब तक हमारा देश विकसित देशों की कैटेगरी में आके खड़ा हो जाएगा। और वो तभी संभव है जब इस देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा देखा गया सपना, यानी कि डेवलपमेंट नॉट ओनली विद द वुमेन, डेवलपमेंट लेड बाय वुमेन। वो कहते हैं कि जो हमारे देश के अंदर विकास है उसकी अवधारणा को इस तरीके से परिवर्तित किया गया है कि जो विकास है वो महिलाओं के साथ ही नहीं बल्कि महिलाओं के नेतृत्व में हो। इसीलिए डिसीजन मेकिंग की हम बात करें, पॉलिसी मेकिंग की हम बात करें, तो महिलाओं ने आगे से आगे इसमें योगदान दिया है। और न सिर्फ योगदान दिया है बल्कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब वो मुख्यमंत्री थे उस समय पर एक संकल्प लिया था कि नारी शक्ति को देश की नेतृत्व शक्ति बनाना है। और जब नारी शक्ति को देश की नेतृत्व शक्ति बनाने के सपने को आज हम देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से साकार होता नजर आ रहा है। एक लीगल प्रोसेस होता है हर किसी कानून का, हर किसी बिल के मंजूर होने के बाद। अंजलि जी से जानना चाहूंगा कि इसके अंदर अभी क्या कुछ स्टेप्स बाकी हैं, और जिस तरह एक सवाल भी आ रहा है कि आखिर ये होगा कब? इसका तो अभी कहीं पे खुलासा ही नहीं है होगा कब, क्योंकि अभी इसमें भी एक क्लॉज एक सेक्शन डाल दिया इन्होंने, जब तक जनगणना नहीं होती उससे पहले ये पारित नहीं हो पाएगा। फिर भी इन्होंने 33% हमें आरक्षण देने के लिए बात की गई है इसमें एससी कोटा, ओबीसी, एससी एसटी और ओबीसी कोटा भी इसी में ही सम्मिलित होगा। यानी जो कोटा है उसके अंदर भी महिलाओं का कोटा कोटे में कोटा जो है वो दिया जाएगा हमको। रूबी जी, जब हम इस कोटे में कोटे की बात करते हैं और कुल मिलाकर ख्वातीन की नुमाइंदगी को बढ़ाने की बात हो रही है, तो क्या हमने देखा है कि जिन देशों ने अभी तक महिलाओं को रिजर्वेशन दिया है डिसीजन मेकिंग में, वो ज़्यादा कामयाब रहे हैं, और अगर हम भी इस चीज़ को अपनाते हैं तो हमारे लिए भी रिजल्ट जो है उसी तरीके के आएंगे? जी बिल्कुल। अगर राष्ट्र निर्माण की हम बात करें तो नारी शक्ति जितना अधिक योगदान देगी उतना अधिक उस देश का विकास होगा और देश का विकास उतनी ही जल्दी होगा। क्योंकि जब हमने बात करी है नारी शक्ति की तो एक हमारे पुराणों में भी एक श्लोक दिया गया, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जहाँ पर नारी शक्ति यानी कि नारी का वास होता है वहाँ पर स्वयं देवता होते हैं। और हमारे यहाँ तो इस पवित्र पावन भूमि पर यह माना जाता है कि कण कण में यहाँ पर देव है, कण कण में इस धरती को पूजा जाता है, नारी को पूजा जाता है। तो इस देश में इस बिल को लागू करने में 27 वर्ष क्यों लगे? इस देश में पहली जो सरकारें थी उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं थी, और माननीय प्रधानमंत्री जब से 2014 से प्रधानमंत्री बने हैं तभी से उन्होंने संकल्प लिया हुआ है कि इस बिल को वो पारित करेंगे ही। कि इसकी जो एक्सपायरी डेट है वो 15 साल रखी गई। अंजलि जी से जानना चाहूंगा कि ये एक लीगल, हमने देखा इसके अंदर एक सामने आई एक बात कि 15 साल जो इसकी डेट रखी गई है एक्सपायरी, वो क्यों है? इसमें ये कहा गया है 15 वर्ष के बाद अगर उन्हें लगता है तो ये आरक्षण आगे बढ़ाया जाएगा, वरना उसकी अवधि कम मतलब खत्म कर दी जाएगी। इसका रीज़न भी मैं आपसे जानना चाहूँगा और रूबी जी से भी जानना चाहूँगा कि क्या जो आज हम बात कर रहे हैं कि एक देश की ज़रूरत है इतनी बड़ी, क्या 15 साल के बाद हमें लगता है कि वो ज़रूरत नहीं रहेगी और उसके अंदर हम चेंज कर सकेंगे? आप ये जानते हैं कोई भी बिल पास हो रहा है, कोई भी कानून बन रहा है तो उसके कुछ मेरिट्स होते हैं, कुछ डीमेरिट्स होते हैं। तो क्या पता अभी क्या पता ये टेस्ट ड्राइव हो, ये भी आप कह सकते हो कि ये देखना चाह रहे हो कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, कहीं महिलाएं सारा कंट्रोल ना कर लें। तो महिलाएं सारा कंट्रोल ना कर लें। रूबी जी, एक बड़ा सवाल है कि कहीं महिलाएं सारा कंट्रोल ना कर लें, क्या इसी डर के साथ 15 साल की लिमिट इसके साथ तय की गई है कि ऐसा ना हो कि हमारे हाथ से सारी जो बागडोर है वो निकल जाए, इसलिए 15 साल के बाद उसके अंदर कुछ तब्दीली करने का हक अपने पास रखें, लेकिन उस 15 साल में 33% महिलाएं भी होंगी संसद में? गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। जी, इसमें मैं ये कहना चाहूँगी सबसे पहले तो कि जो अगर हम अपने परिवार की बात करते हैं, अपने घरों में अगर हम झांकते हैं देखते हैं तो घर का पूरा कंट्रोल घर में माँ के हाथ में होता है। ज़्यादातर तो हम यही देखते हैं, चाहे घर के अंदर परवरिश के तौर पर पूरे घर के रख रखाव की बात हो, घर के पालन पोषण की बात हो, महिलाएं घर से बाहर निकल के घर में और अधिक साधनों को लाने के लिए बाहर जाकर काम भी करती हैं, जॉब करती हैं, बिजनेस करती हैं, अपने अपने जो उनकी जिम्मेदारियाँ हैं उनको निभाती हैं। किस किस के सवाल हैं और क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार, मेरा नाम नियति अग्रवाल है। मेरा सवाल रूबी मैम से है। मैम, जैसे आपने देखा है अभी चुनाव पास में आ रहे हैं, तो क्या इस बिल की हाइप सिर्फ चुनाव तक रहेगी या उसके बाद भी इसमें काम शुरू किया जाएगा?
जी रूबी जी, एक अहम सवाल आपके लिए। देखिए, इसमें नियति जी हाइप की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि पूरे देश में जो खुशी की लहर है नारी शक्ति में, आप भी एक बेटी हैं, आपको भी इस बात की खुशी हुई होगी कि 33% हमें मिल रहा है। वो लागू कब होगा उसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसको लागू होने में जो समय लग रहा है वो सिर्फ इसलिए लग रहा है कि हमारे संविधान में आर्टिकल 82 है, जिसके अंतर्गत ये लिखा गया है कि कोई भी किसी भी रूप में आरक्षण जब देश में लागू होगा तो उससे पहले आपको जनगणना कराई जानी है और उसके पहले आपको परिसीमन भी कराया जाना है। तो जब वो आपका पूरा हो जाएगा उसके बाद ही बिल हम लागू कर पाएंगे। तो बिल लागू होने की अगर आप बात कर रही हैं तो इसमें कितना लंबा ये हाइप इसकी रहेगी तो उसकी कोई बात ही नहीं है, ये तो लाइफ लॉन्ग रहेगा। यानी ये एक खुशी तो एक रहेगी ही। संवैधानिक जो एक प्रोसेस है वो भी पूरा होने के बाद उसको लागू किया जाएगा, लेकिन उसको अब मंजूर कर लिया गया है। ये भी एक बहुत बड़ा अहम पड़ाव था। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। नमस्कार, मेरा नाम अनुष्का है। मेरा सवाल अंजलि मैम से है। 98 से वुमेन्स रिजर्वेशन बिल पास करने की कोशिश चल रही है। जैसे बहुत समय से हमारे देश में महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट को पहले नहीं लगा कि पहले ही वुमेन्स रिजर्वेशन बिल पास करना चाहिए था? सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा कोशिश करी है, जब भी उनके पास कोई भी पिटीशन आई है कि उसके ऊपर ऑर्डर किया जाए या उसे आगे बढ़ाया जाए, उन्होंने हमेशा फेवर में ही ऑर्डर पास किया है। लेकिन ये पास होता है बिल लोकसभा राज्यसभा की मेजॉरिटी पे। तो जब भी वहाँ पे गया है इस ऑर्डर्स के बाद भी, तो वहाँ पे कभी राज्यसभा की तरफ से विपक्ष में गए हैं, कभी लोकसभा में कुछ ऐसा हुआ है कि पारित नहीं हो पाया है। लेकिन इसको पास करने में देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस थी उन तमाम को ध्यान में रखा गया है कि इस तरीके की डिमांड ना सिर्फ हमारे अवाम की तरफ से है, हमारी देश की महिलाओं की तरफ से भी है। जो कोर्ट से उनको जो रिकमेंडेशन मिलती रही हैं, डिसीजन सामने आते रहे, उनको भी शामिल किया जैसे गया है आप इसके अंदर। 2020 में एक जस्टिस संजीव खन्ना की न्यायमूर्ति हैं, जी। उनकी ही बेंच में एक ऑर्डर पास हुआ था वुमेन रिजर्वेशन के लिए। उसके बाद यूनियन से एक रिप्लाई मांगा गया था, फिर कोविड पीरियड आ गया था, अभी भी वो केस पेंडिंग है, लेकिन उससे पहले ही ये पारित हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। सुप्रीम कोर्ट का हमेशा इन्वॉल्वमेंट रहा है अच्छी चीजों के लिए, अच्छी चीज़ों के लिए, और देश में अच्छी चीज़ों के लिए हमेशा सुप्रीम कोर्ट से इस तरह के डिसीजन और इस तरह की हिदायत सामने आती रहेंगी। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। मेरा नाम अजमत अली है। मैं रूबी मैम सवाल करना चाहता हूँ कि मैं सवाल कर रहा हूँ कि रिजर्वेशन को लेके जो परसेंटेज दिया जा रहा है 33%, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि लोकसभा में और विधानसभा में महिलाओं का पार्टिसिपेशन कम है, 10% है या 14%। तो इसको आप 33% पर ले जा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि कहीं फोर्सफुली तो आप उसको नहीं एडॉप्ट कर रहे हैं इस चीज़ को। मुझे लग रहा है कि लोग पार्टिसिपेट करेंगे कि नहीं, महिलाएं लोग पार्टिसिपेट देखिए, करेंगे या नहीं? देश भर में जो महिलाएं हैं, आज अगर हम राजनीति की बात करें तो महिलाएं इतनी अधिक जागरूक हो चुकी हैं। वैसे तो प्राचीन काल से महिलाएं बहुत जागरूक हैं, लेकिन आज की अगर भारतीय नारी की बात करते हैं तो आज नारियां डिसीजन मेकिंग में खुद ही इन्वॉल्वमेंट अपना इतना ज़्यादा दिखा रही हैं कि राष्ट्र निर्माण में आगे से आगे बढ़कर हिस्सा ले रही हैं। और जब हम बात करते हैं कि उन पर थोपा जा रहा है, थोपा नहीं जा रहा है, ये डिमांड थी, ये वक्त की मांग है, ये नारी शक्ति की मांग है, और बार बार इस पर आंदोलन भी हुए हैं, बार बार इस पर प्रदर्शन हुए हैं, बार बार महिलाओं ने कहा है कि हमें हमारा हक दिया जाए। और मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं ऐसी संगठन का एक छोटा सा सिपाही हूँ, एक ऐसी संगठन से ताल्लुक रखती हूँ कि जिस संगठन में 33%, जो देश की विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है, उसमें 33% हमारे बूथ से लेकर मंडल की बात करें, अगर आप जिलों की बात करें, आप राज्य के राष्ट्र की बात करें, तो हर एक स्तर पर इसमें 33% महिलाओं को कई दशकों से दिया जा रहा है। तो ऐसे में बार बार हमारी स्वयं की भी ये डिमांड रही है कि महिलाओं को क्यों ना राजनीति के अंदर संवैधानिक तौर पर हमें ये दिया जाए, ताकि जिससे कि जब चुनाव की बात आती है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा महिलाएं पार्टिसिपेंट्स हों। तो इसीलिए ये महिलाओं की डिमांड की बात थी। यानी पहले जो आपकी पार्टी के अंदर परसेंटेज था, अब वो पूरे देश के अंदर वो परसेंटेज लागू रहेगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। नमस्कार मैम, मैं मोहम्मद मुअज़्ज़म। मेरा क्वेश्चन है मीना मैम से। मैम मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मोदी जी का नारा सबका साथ सबका विकास, लेकिन मैम जो रिजर्वेशन बिल लाया गया उसमें मुसलमानों का कितना प्रतिशत प्रतिनिधि है? मेरा तो ये क्वेश्चन है। साथ में मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इसमें मुस्लिम महिलाओं को क्यों नहीं रखा गया इसमें? जी, उनका माइनॉरिटीज़ के लिए क्या किया गया है? देखिए, पूरे देश में जब बात आती है नारी की, तो नारी मतलब भारत की नारी। वो किस धर्म से है, किस जाति से है, किस पंथ से है, इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि नारी मतलब नारी। अगर आप अपने घर में माँ कहते हैं तो माँ मतलब माँ। इसमें आप ये नहीं देखते कि मेरी माँ, कि भाई तुम्हारी माँ, कि मेरे भाई की माँ, सबकी माँ तो एक ही माँ।
तो इसीलिए इस राष्ट्र के अंदर नारी को जो दर्जा दिया गया है वो देवी स्वरूपा दिया गया। और ये जो बिल पारित हुआ है ये सभी महिलाओं के लिए हुआ है। इसमें ये नहीं है कि किसी एक धर्म की महिला को ही इसके अंदर इज्जत तवज्जो दी जाएगी। इसके अंदर ये है कि हर एक धर्म की महिलाओं के लिए, अब वो चाहे SC से हो, ST से हो, OBC से हो, किसी भी आप देखें तो किसी भी कैटेगरी से वो हो सकती हैं, लेकिन ये सभी महिलाओं के लिए। तो गर्व की बात है, हम सभी नारी एक हैं। इस देश की नारी शक्ति बुलंद आवाज में ये कहती है कि हमें गर्व है कि आज हमारे लिए सोचा गया और हमें सशक्त किया गया है। और जहां हमने कोटे की बात कही थी संविधान में, जहां कोटा सिस्टम लागू किया गया था, उस कोटे के अंदर भी महिलाओं का कोटा होगा। यानी उस कैटेगरी से भी अगर आएंगी तो वहां से भी हमने यही कोशिश की है कि वहां से महिलाओं को ही लाया जा सके, जो उनके मुनासिब नुमाइंदगी उनके आबादी के एतबार से है वो उनको मिले। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। नमस्कार, मेरा नाम रिया है और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे ये बिल पास हुआ है और अगर पास हो भी जाएगा तो इसमें 15 साल की लिमिटेशन है, तो ये लिमिटेशन क्यों लगाई गई है? सरकार ये क्यों सोच रही है कि महिला 15 साल बाद या इसका कुछ मिसयूज़ करेंगी? ऐसा सोचा भी क्यों जा रहा है? वही सवाल जो ज्यादातर महिलाओं के दिल में है कि आखिर ऐसा नहीं सोचा है कि मिसयूज करेंगी, क्या पता इसको और बढ़ा दिया जाए। देखिए, मैं एक चीज इसमें ऐड करना चाहूंगी। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। हमारे देश के अंदर पहले भी जो रिजर्वेशन जब बात हुई थी, रिजर्वेशन पास हुए थे 15 साल के लिए ही हुए थे, सभी लोग जानते हैं बात, लेकिन वो आज तक चल रहे हैं। तो ऐसे नहीं है, ये आगे बढ़ भी सकता है और हो सकता है कि हमारे देश में इसकी जरूरत है नहीं है, वो उस समय पर निर्भर करेगा। मतलब क्योंकि नारी बहुत सशक्त है। 15 साल के बाद उसके अंदर देखा जाए, अगर ज्यादा जरूरत महसूस हो तो उसको ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, और अगर उसके कुछ कम किया जाना हो आगे तक तो कम किया जा सकता है। लेकिन वो ज्यादा और कम करने का जो डिसीजन होगा वो 33% जो महिलाएं होंगी संसद में, वो उनको मिलाकर के उस डिसीजन को लिया जाएगा। तो उस डिसीजन में भी जो महिलाओं की नुमाइंदगी होगी वो तकरीबन उनकी आबादी के हिसाब से होगी। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे प्लीज। नमस्कार मैम, मैं हूँ रितु मंडल। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि कहीं ना कहीं आप कह रहे हो कि महिला बहुत सशक्त है, डिसीजन मेकिंग है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रतिनिधि चुनने की जब बारी आती है, प्रतिनिधि वो हो भी जाती है, लेकिन उनके घर से कुछ ना कुछ, ससुराल से हो गया, फैमिली प्रेशर से हो गया, कुछ ना कुछ वो बॉयज के ही उससे चलता है। मतलब प्रेशर जो है कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग उनके पीछे भी कोई ना कोई पुरुष प्रधान होता है। ये किस तरह से दूर किया जाएगा? ये दोनों से ही मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप दोनों फील्ड में हैं, आप लोगों का जनसंपर्क ज्यादा होता है, तो किस तरह से इस चीज को दूर आपने भी किया और वो महिलाएं भी किस तरह करेंगी जिनकी डोर किसी और के पीछे पुरुष के हाथ में होगी? देखिए, जब तक आप दुर्गा का रूप नहीं बनेगी ना और सरस्वती का ज्ञान नहीं होगा ना, तब तक तो कठपुतली की तरह आपको सभी चलाएंगे। लेकिन जिस समय आप अपने आप को सशक्त मानते हुए राजनीति में कदम रख रही हैं, क्योंकि ये मान लीजिए कि सिर्फ आप घर का काम करते हुए राजनीति में नहीं आ सकती, आपको थोड़ा सा उसके अंदर जानकारी आसपास की होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप जिस क्षेत्र में कदम रख रही हैं उसमें कदम रखने के बाद आप किस तरीके से जन सेवा कर सकती है, राष्ट्र का सेवा कर सकती है, राष्ट्र निर्माण में भागीदारी निभा सकती हैं। तो आपके दिमाग के अंदर जो आपका इंटेलेक्ट है ना, वो इतना ज़्यादा धीरे धीरे बूस्टअप होता जाएगा, आपके अंदर जो एनर्जी है उसका लेवल इतना हाई हो जाएगा कि आप अपने निर्णय स्वयं लेना शुरू कर देंगी। और जब आप एक बार अपने निर्णय स्वयं लेना शुरू करेंगे, अपने आप को तैयार कर पाएंगी, तभी आप राजनीति में अपने आप को उन ऊंचाइयों पर ले जा पाएंगी जहां पर बैठकर आप डिसीजन मेकिंग में अपना रोल निभा सकें। तो इसलिए ये नहीं है कि इसमें आपको कोई पुरुष की आपको जरूरत पड़ेगी। हाँ, आप डिस्कस कर सकती हैं अपने घर में, क्योंकि हम सभी अपने घरों में डिस्कस करते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप पर अपनी डिसीजन वो थोपेंगे। और ये आरक्षण का 33% बढ़ना ही एक इसमें इम्प्रूवमेंट है कि एक औरत को एक और एम्पावरमेंट मिली है। जब वो आएंगी, आगे बढ़ेंगी, तो वो अपने आप ही कैपेबल होंगी कि वो डिसीजन कैसे लें। और एक चुनाव में आना और सब लोगों को फेस करना, वो एक अलग होता है। तो वो जान जाएंगी मुझे कैसे सब मैनेज करना है, किस तरह डेवलपमेंट करना है, किस तरह प्रॉब्लम सुननी है। तो एक प्रतिनिधि बनने के बाद उनके अंदर खुद एक और एम्पावरमेंट आएगी। और कुछ जगहों पर ऐसा भी देखा गया है कि जहाँ कमांड तो शायद किसी और के हाथ में थी, लेकिन जब वो महिला प्रतिनिधि बनी तो फिर उन्होंने अपने डिसीजन भी लिए। बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं जो आपने देखी होंगी, और शायद आगे इस तरह की और मिसालें हमारे सामने आएंगी जहां बगैर किसी प्रेशर के जो ख्वातीन होंगी वो आगे आएंगी, और आगे आने के बाद हमारे मुल्क के डिसीजन मेकिंग में, हमारे मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अपनी मुनासिब नुमाइंदगी के साथ निभाएंगी और देश आगे बढ़ेगा। एक सवाल और लेंगे। नमस्कार, मेरा नाम समी कुमारी है और मेरा सवाल आप दोनों से है। मेरा सवाल ये है कि 33% ही क्यों आरक्षण, 50% क्यों नहीं? ये सवाल तो मैं रूबी जी से भी पूछना चाहता हूँ कि रूबी जी ने कहा कि भाजपा में 33%, तो देश में भी 33%, तो क्या ये दुआ करें कि भाजपा में 50% होता तो देश में 50% मिल जाता? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है।
हमारे देश के अंदर हमेशा से ही नारी को पुरुषों के समान ही नहीं बल्कि उनसे ऊपर का दर्जा दिया गया है। नारी को सबसे अधिक इस देश में ही पूजा गया। अगर आप पूरे विश्व में देखें, जहाँ पर हम नदी को भी माँ कहते हैं, जहाँ पर हम गाय को भी माँ कहते हैं, इस देश के अंदर हम नारी को इतना अधिक मानते हैं कि नारी को सही मायनों में तो इस देश के अंदर किसी भी रूप में रिजर्वेशन की किसी को ज़रूरत है नहीं। अगर हम देश के अंदर पहले से ही महिलाओं का जो उनकी जो भागीदारी है उसको बराबर मानकर चलते, लेकिन क्योंकि समय की ये डिमांड है आज की महिलाओं को और अधिक आरक्षण मिले, तो स्टेप वाइज बढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, वरना कहीं ऐसा ना हो कि हम महिलाएं गले से नीचे ना उतर पाए। क्योंकि बहुत ऐसी जो राजनीतिक दल हैं इस देश में वो ऐसे हैं कि जो चाहते ही नहीं थे कि 33% आए, लेकिन क्योंकि उनको लगता है कि अगर अब विरोध किया तो आज की नारी बहुत जागरूक है, तो कहीं ऐसा ना हो कि पलटवार हो जाए। तो या तो खौफ मान लीजिए या जैसे भी आप माने कि भारतीय जनता पार्टी बहुत सशक्त है आज अगर हम माने देश के अंदर तो पूरी तरीके से बहुमत है, तो ये बिल तो पारित होना ही था। और इसके अंदर तो मुखालफत का हो कोई सकता चांस है भी नजर आने नहीं आ वाले रहा था समय कि में इस जब हम तरीके से जेंडर कोई इक्वालिटी की बात करते हैं तो आने वाले समय में पूरी तरीके से देश के अंदर बराबरी आए और पूरी तरीके से देश के अंदर महिलाओं को आरक्षण मिले। तो मैं भी यही उम्मीद करती हूँ कि इस देश में महिलाओं को बराबर ही माना जाता है तो बराबर लेकर भी चला जाएगा, बराबर तो लेकर भी चला हमारा जाएगा। आने और वाला शायद समय बहुत अच्छा 15 साल के बाद जब हाँ, रिव्यू जी। करें हम लोग तो हाँ। उसके अंदर इसमें और गुंजाइश करें। मैं एक स्मॉल रिएक्शन मैडम से लेना चाहूंगा अंजलि जी से, क्योंकि प्रोग्राम बिल्कुल आखिरी मरहले में। 50% क्यों नहीं और 33% क्यों, इसी सवाल पर आपका भी एक क्या रिएक्शन। पता 15 साल की अवधि के बाद ये 50% भी हो जाए, मैं भी ऐसे ही चाहूंगी। अंजलि मैडम, जब बात आती है रिजर्वेशन की तो सवाल महिलाओं की तरफ से ये भी आता है कि क्यों 33%, जब हमारी बराबर की भागीदारी है देश के विकास में, तो क्यों 50% नहीं? तभी 15 साल की अवधि रखी गई है, क्या पता ये 50% भी हो जाए और उससे ज़्यादा भी बढ़े। जितना हम लोग प्रोत्साहन दिखाएंगे नारी शक्ति में उतना ये बढ़ता रहेगा। अभी 33% में जितनी महिला और आगे बढ़ेंगी और सब में एम्पावरमेंट आएगी उतना ही ये प्रतिशत क्या पता बढ़ता जाए, और मेरी तो यही विश रहेगी और आगे बढ़े। और आगे बढ़े। एक स्मॉल रिएक्शन चाहूंगा, कुछ कहना चाहती थी रूबी जी, रुक गई थी। मैं ये कहना चाह रही थी कि जो 33% है इसका मतलब ये है कि उन 33% सीटों पर केवल महिला ही प्रतिनिधित्व करेगी, लेकिन बाकी की जो सीट बची हैं उन पर महिलाओं के लिए मनाही तो है ही नहीं। हाँ। तो इसलिए चिंता पुरुषों को होनी चाहिए, महिलाओं को नहीं। तो 33% तो हमारा महिलाओं की रिजर्व चिंता अब है, खत्म हो उसके गई बाद भी महिलाएं लड़ सकती हैं जिस सीट पर वो चाहें। जिस सीट पर वो चाहे वहां उनको नहीं रोका जाएगा। और 33% जो होंगी वो उनके लिए पूरी तरह से रिजर्व होंगी, वहां कोई पुरुष नहीं लड़ सकता। काफी वक्त पहले मजाज ने कहा था, तेरे माथे का टीका मर्द की किस्मत का तारा है, अगर तू साजे बेदारी उठा लेती तो अच्छा था। तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। तो वो परचम भी बन गया, रिजर्वेशन भी मिल गया है। अब बारी है ख्वातीन की, आगे आएँ, आगे बढ़ें। सबसे पहले इस जनगणना में अपनी भागीदारी को दर्ज करवाएं और उसके बाद जब ये विमेन रिजर्वेशन का बिल नाफिज हो जाए पूरे मुल्क पर, तो अपनी भागीदारी से अपने पूरे रिजर्वेशन के साथ अपने मैदान में आकर डिसीजन मेकिंग में अपना भरपूर रोल निभाएं। उम्मीद है आज की इस पेशकश से आपने ज़रूर फ़ायदा हासिल किया होगा। विमेन रिजर्वेशन के ऊपर जो कुछ सवाल आपके जहन में थे वो ज़रूर क्लियर हुए होंगे। मैं अपने दोनों मेहमानों का और तमाम स्टूडेंट्स का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज की इस पेशकश में शिरकत की, और हम आज की इस पेशकश को यहीं मुकम्मल करते हैं। फिर हाजिर होंगे किसी अलग मौजू के साथ। आपको छोड़ जाते हैं कानून से मुताल्लिक़ कुछ अहम मालूमात के साथ। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदा। एक नए culinary जर्नी में